अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। लेक्चर नंबर 16 का आगाज़ करते हैं। और कल तक हमने पढ़ा था कि जनाब कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती क्या है, वो होता है रेंट। फिर हमने पढ़ा रेंट क्या होता है, तो दो तरह के होता है। एक तो जो रेंट आ रहा होता है, दूसरा वो कहता है जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है उसको भी हम रेंट कहता हूँ। फिर उसके तो आगे थोड़ी सी बहुत उसने बातें बताई और फिर आगे हम किसकी तरफ, डिडक्शंस की तरफ। अब डिडक्शंस जो है कि आपको पता है हर हेड में डिडक्शंस होती हैं, फिर उस हेड की इनकम निकलती है। सारी इनकम मिलती है तो टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं टैक्सेबल इनकम में। तो हम अब पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शंस पढ़ रहे हैं। ओके है, ले जी हम स्टार्ट करते हैं। और हमने कल देखा, हमने ए पढ़ लिया था कि रिपेयर बिल्डिंग, और हमने देखा कि प्लॉट का ना तो हमें रिपेयर मिलना है, ना प्लॉट के अगेंस्ट फॉरफिटेड डिपॉजिट की अगेंस्ट रिपेयर मिलना है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, हमें ओके है, पता है। लोकल रेट, टैक्सेस, चार्जेस, कोई भी इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स, चार्जेस, रेट, कोई भी गवर्नमेंट को सेस मतलब कोई भी मासूल, चुंगी वगैरह, ठीक है, जो भी पे करें उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शन होगी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, उसमें से डिडक्शन, आपने कोई टैक्स पे किया है तो एज ए डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये हमने छोड़ दिया था। फिर हमने किया था प्रॉफिट पेड। प्रॉफिट हमने तीन तरह के, एक सिंपल प्रॉफिट, एक आपने अगर HBFC या किसी शेड्यूल बैंक से इस तरह की जो है वो कैपिटल लिया है, अब लोन नहीं कह रहा, कैपिटल ले रहा है, और उसके पे अगर कोई वो अपना शेयर लेते हैं रेंट में से या एप्रिसिएशन में, वो भी एक तरह से प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, वो पे करे। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अगर मॉर्टगेज करे और उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और ये पेमेंट होगी प्रॉफिट की, ठीक है। इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट की उसने तीन चीजें किस्में रख दी ना, एक इंटरेस्ट नॉर्मल वाला, एक इंटरेस्ट जो HBFC का जिसपे वो इंटरेस्ट की बजाय वो ले रहा है शेयर इन रेंट या एप्रिसिएशन, और तीसरे में मॉर्टगेज और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या पेमेंट। ओके, हमें ये वाली पता आ गई। हमने ग्राउंड रेंट छोड़ा था, ठीक है, ग्राउंड रेंट छोड़ के हमने बाकी कर लिया था, ठीक है। ओके, अब हम जो है एच पॉइंट की बजाय पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, हम अपना डी पॉइंट पढ़ लेते हैं, ग्राउंड रेंट, जिसको हमने कल ये क्या कर लिया था, हाईलाइट किया था। और आज हम इसको पढ़ते हैं फर्दर और देखते हैं कि जनाब हमें ग्राउंड रेंट क्या होता है। ले जी जरा एग्जांपल को समझिएगा। ये एक बंदे का प्लाट पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा सा प्लाट है। ये प्लाट पड़ा हुआ है मिस्टर इमाद वसीम का। जी जी, वही जो हमारे क्रिकेटर है, उसी का प्लाट पड़ा हुआ है। उससे बाबर आजम ये प्लाट रेंट पे लेता है, ठीक है, और बाबर आजम उस पे एक बिल्डिंग बना लेता है। प्लाट के ऊपर बिल्डिंग किसकी है, बाबर आजम की। नहीं जी, बाबर आजम ने इमाद वसीम से प्लाट लिया। अब चूंकि प्लाट किसका है, इमाद वसीम का, तो वो इमाद वसीम को रेंट दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर उसने प्रॉपर्टी बना ली और उसके बना लिए दो फ्लोर। एक फ्लोर का नाम रखा ग्राउंड फ्लोर या फ्लोर ए, और दूसरे का नाम रखा बी। इस पे काम शुरू कर दिया। अब इमाद वसीम को वो क्या पे किए जा रहा है, रेंट, ठीक हो गया, हमें पता चल गया। अब उसके पास एक दिन जो है चाचा इफ्तिखार आता है और कहता है यार तेरे लिए जो ए वाला है वो काफ़ी है,
बी खाली पड़ा रहता है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो मुझे किराए पे दे दे। तो उसने इफ्तिखार को, ठीक है, इफ्तिखार चाचा को क्या कर दिया, किराए पे दे दिया। अब प्लॉट किसका, इमाद वसीम का, उसको वो क्या दिए जा रहा है, वो ग्राउंड का रेंट दिए जा रहा है। अब बिल्डिंग किसकी, बाबर आजम की, उसने इफ्तिखार को क्या दे दी, किराए पे दे दिया 1 फ्लोर से, उसमें से अब वो उससे 6 लाख रुपए ले रहा है। किससे, बाबर आजम इफ्तिखार से 6 लाख रुपए ले रहा है। इमाद वसीम को वो दे रहा है जनाब 2 लाख रुपए प्लॉट के, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग उसकी अपनी है। अब पूरा केस सुने, प्लॉट था इमाद वसीम का, उससे बाबर आजम ने 2 लाख रुपए पर एनम, पर ईयर क्या लिया, रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे ले लिया और बाबर आजम ने उस पर बिल्डिंग बनाई, खुद यूज करता रहा, लेकिन वो बिल्डिंग उसके लिए ज्यादा थी, तो उसने 1 फ्लोर उसका खुद यूज किया, ये वाला, और ये ऊपर वाला है फ्लोर, वो उसने किसको दे दिया, उसने चाचा इफ्तिखार को दे दिया। कितने पे, 6 लाख रुपए पर एनम पर ईयर उसने दे दिया। अब बताएं बिल्डिंग किसकी है, बाबर आजम की। तो बाबर आजम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, 6 लाख रुपए। इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन भी है, हाँ डिडक्शन भी है। कौन से वाला, वो जो प्लाट का रेंट है, वो जो 2 लाख रुपए पर एनम देता है, उसको वो कह रहा है ग्राउंड रेंट। क्या कह रहा है, ग्राउंड रेंट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ग्राउंड रेंट माइनस करके बाकी उसकी क्या होगी, वो 1/5 भी माइनस करेंगे, वो तो हर दफा करना है ना। तो ये जो है एक तो 1/5 माइनस होगा और दूसरा कौन से वाला माइनस होगा, ये ग्राउंड रेंट भी डिडक्शन है। ग्राउंड रेंट क्या है, बिल्डिंग बाबर आजम की उसने आगे दी हुई है और उससे कोई आ रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो बाबर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस होगा जो प्लॉट के मालिक को ग्राउंड रेंट दे रहा है। अब डिडक्शन में क्या अलाउड है, समझ आ गई। ग्राउंड रेंट पेड टू इमाद वसीम बाय द बाबर आजम, ठीक है, जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, किससे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। लें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो ग्राउंड रेंट उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, 6 लाख, ग्राउंड रेंट कितना पे कर रहे हैं, 2 लाख। तो ये 2 लाख ग्राउंड रेंट पेड आर पेएबल, आपको भी पता है कैश बेसिस पे भी हो सकता है, एक्रूअल पे भी हो सकता है, फॉर द प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं इमाद वसीम को, ये भी डिडक्शन है। ग्राउंड रेंट की समझ आ गई जी, आ गई। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसी वजह से कल मैंने इसको छुड़ा दिया था। आगे चलते हैं। लें जी, हमने जी से अब दोबारा पढ़ना है, बल्कि जी भी पढ़ लिया था, मॉर्टगेज वाला, हाँ मॉर्टगेज वाला पॉइंट पढ़ लिया था। एज से पढ़ना है हमने, हम डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो अलाउड होंगी हम वो डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने जी पॉइंट पढ़ लिया। अब एज से स्टार्ट करते हैं। ले बेटा जी, एज स्टार्ट करते हैं। और वो कहता है भाई मैंने, ठीक है, मुझे बताएं डिडक्शन अलाउड होती है, वो कहते हैं अलाउड है। क्यों, वो जो उस इनकम कमाने के लिए डिडक्शंस होती हैं। अच्छा, हम कहते हैं ठीक है, आपको 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दे दिया, और क्या मांगते हो, कहते हैं इंश्योरेंस, हमने कहा वो भी दे दी, और क्या मांगते हो, वो कहता है इसके ना मैंने जो है इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना मैंने वो कोई लोन वगैरह लिया था,
वो लोन नॉर्मल भी हो सकता है, वो HBFC से भी हो सकता है, और वो लोन क्या हो सकता है बेटा जी, कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं चलो ठीक है, उसके अगेंस्ट जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे वो भी दे दिया। वो कहता है यार सर में ना ज़मीन मेरी अपनी नहीं है तो इसके अगेंस्ट ना मुझे ग्राउंड रेंट पे करना पड़ता है। हम कहते हैं वो भी डिडक्शन दे दी, और क्या चाहते हो। वो कहता है असल में ना बात ये है कि मुझे ये जो मेरी हैं 2-3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनका रेंट इकट्ठा करने के लिए मुझसे नहीं जाया जाता, ठीक है, या मेरी को 8-10 दुकानें हैं, उसमें से मैं जो रेंट लेता हूँ ना वो तो आप कह देते हो जनाब हमें उस पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दो, यानी मैं एक लड़का रखा हुआ है वो जाके वो रेंट कलेक्ट करता है और उसको मैं 20,000 रुपये मंथली के देता हूँ। कितने देता हूँ? 20,000 रुपये। तो वो कहता है चलो ये भी अलाउड होगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जो तुम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही तुम्हारा खर्चा है, ठीक है। या वो जाता है मैं खुद कलेक्ट करने जाता हूँ ना, एक मेरी प्रॉपर्टी सरगोदा है, एक मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक सरगोदा है, एक जनाब मियाँ वाली है, तो मेरा तकरीबन 20-25 हज़ार का तो मेरा क्या लग जाता है, तो मेरा फ्यूल लग जाता है। तो ये भी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कलेक्ट करने के लिए खर्चा है ना, मुझे डिडक्ट करने दो। वो कहता है यार असल में डिडक्ट तो करने दे, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग झूठ भी बोलते हैं, तो हमने ये रखा हुआ है भाई जो आपका एक्चुअल खर्चा हो वो हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल खर्चा 4% ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा ना हो। अगर चलो मान लिया, तो इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी कि इनकम कलेक्ट करने के लिए कोई खर्चा हो तो वो भी अलाउ करेंगे, लेकिन जो है 4% ऑफ जो रेंट है उससे ना बढ़े। इसका मतलब है अगर इससे ऊपर बढ़ जाए तो मैक्सिमम 4 तक दे देंगे या इससे ऊपर। चलिए जी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको किससे समझा देता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, और हम करने लगे हैं एच पॉइंट। कौन से वाला? ठीक है, एच पॉइंट करने लगे हैं, ये वाला है जी। हम एक एग्जांपल से, छोटी सी एग्जांपल से ये करते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएंगे। ये होता है एक्चुअल या 4% ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक हो गया, एक्चुअल या रेंट चार्जेबल टू टैक्स, और इनमें से जो लेसर अमाउंट होगी। इसका क्या मतलब है भाई, 4 लाख आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम कहते हैं ठीक है, और वो कहता है मैंने जो लड़का रखा हुआ है उसका खर्चा या जो मैं खुद कलेक्ट करने जाता हूं मेरा होता है 20,000। कितना खर्चा होता है? 20,000। एक सिनेरियो 4 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, खर्चा कितना होता है? 20,000। हम कहेंगे एक्चुअल खर्चा, और 4% ऑफ, यहाँ पे लिख लें 4% ऑफ कितना? 4 लाख। वो कितना बनता है? 16,000। तो इनमें से जो लेसर अमाउंट होगी वो अलाउड होगी। कौन से वाली? 16,000। वो कहता है, अब दूसरा सिनेरियो सुन ले, वो कहता है मेरा खर्चा हुआ है 15,000, तो हम कहेंगे लेसर ऑफ 15,000 या 4 लाख का कितने परसेंट जो है 4%, और वो कितना होता है? 16,000। अब इनमें से कौन सा होगा? 15,000। जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो तो 4%, जब एक्चुअल खर्चा कम हो तो वो एक्चुअल लेते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया? नहीं जी, पढ़ लेते हैं। वो कहता है एनी एक्सपेंडिचर, वो क्या कहता है? एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल होली आर एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग, ठीक है, ड्राइविंग क्या, डिराइविंग जो है रेंट हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई कलेक्शन चार्जेस हों, लेकिन वो क्या होगा? लोअर ऑफ, क्या होगा? लोअर ऑफ, क्या होगा? लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किसके? एक्चुअल एक्सपेंस या
4% ऑफ रेंट चार्जेबल। मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब ये नहीं, इसका मतलब है कलेक्शन चार्जेस ये वो सारा कुछ होगा, हाँ देंगे हम, ये भी देंगे, मजे करो, ठीक है, लेंगे, चले, ओके। अगला कौन सा है? अगला है आई। आई वो वाला नहीं जो चोट लगती है तो बंदा करता है आई, ये वाला आई, आई है अल्फाबेटिक का। वो कहता है भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मैंने कब कहा थी मेरी थी, आपकी प्रॉपर्टी थी, तो आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कह दिया भाईजान ये प्रॉपर्टी मेरी है, आपने कहा मेरी है, उसने कब्जा करने की कोशिश की, आप अदालत चले गए, आप स्टे लेके आ गए। अब वो जो स्टे है वो ऐसे मिल जाता है, आपको पता है स्टे कैसे लेते हैं? नहीं पता, वकील कराएंगे ना, तो जो वकील का खर्चा होगा, ठीक है, वो भी आपको अलाउड है। यानी अब पढ़ते हैं, वो कहता है लीगल चार्जेस या लीगल चार्जेस पेड आर पेएबल, ये पेड आर पेएबल तो चलते रहेंगे, टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। मेरी है, तेरी है, ये टाइटल है, ये प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो इसका टाइटल क्या है? सजाद अहमद। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी है तो मिस्टर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से या तो प्रॉपर्टी के टाइटल को डिफेंड करने के लिए हो, या फिर बेटा जी किसके लिए हो? आर एनी सूट यानी केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, तो कोर्ट में आप उसको डिफेंड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो उसके जो लीगल, कौन से वाले लीगल चार्जेस होंगे वो आपको अलाउड है। एक और खर्चा निकल आया, बड़े खर्चे अलाउड है आपको, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकली इसको किस तरह से करना है कि वो जो भी खर्चा कह दे कि ये अलाउड है, ठीक है, तो आपने क्या करना है जनाब? आपने कहना है ओके थैंक यू, तो आपने जो है अलाउड खर्चे को लेस कर देना है, ठीक है। तो अब तक कौन कौन से खर्चे लेस हो चुके हैं? जी जी सारे जो आप सोच रहे हैं। अब कौन सा है? ठीक है, अब आपने देखा कि छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। आपने कहा रेंट रिसीवेबल आपको रेंट क्या है? रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपको अभी रेंट मिला नहीं, लेकिन आपने अपनी इनकम में डाल लिया, तो आप लिखेंगे रिसीवेबल या डेटर, डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट या रेंट इनकम। 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख रुपए। ये डेबिट क्रेडिट की समझ आ गई आपको? रेंट जो है इनकम, रेंटल इनकम कह दें या रेंट इनकम कह दें, ये क्रेडिट हो गई, और रिसीवेबल या डेटर्स, ठीक है, क्या हो गया? अकाउंट डेबिट हो गया। ये आपको पता है। लें जी, पता चला कि टैक्स ईयर 2023 की बात है, तो कब खत्म होगा? 30/6/2023 को खत्म हो गया। आपने इस पे टैक्स भी पे कर दिया, बाद में रिटर्न भी फाइल कर दी। अच्छा, वो कहता है देता हूं, अभी देता हूं, अभी देता हूं। आपको पता चला जब नवंबर खत्म हुआ, आपने रिटर्न वगैरह फाइल कर दी थी, टैक्स उस पे कर दिया, आप 1 नवंबर को गए हैं, पिछला भी रेंट आज 1/11/2023, टैक्स ईयर शुरू हो गया 2024, 1/11/2023 टैक्स ईयर शुरू हो गया 2024। आप गए हैं तो आपको सरप्राइज मिला। उस सरप्राइज का नाम है कि वो बंदा भाग गया, नहीं मिल रहा। इससे पूछा, उससे पूछा, वो कहते कल इधर ट्रक लगा हुआ था, सामान लोड कर रहा था उसमें। अब कहते यार बताया ही नहीं। वो कहता भाई आपने हमें कहा था बताने को। वो कहता जी अब रेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो ऑलरेडी रेंटल इनकम में उसको ऐड करके बैठे हुए हैं, भाई अब तो नहीं मिलना। तो कहता ये भी डिडक्शन अलाउड है। तो आप अगले साल, ठीक है, क्या करेंगे?
अगली जो अब रेंटल इनकम आएगी उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। उसका तरीका क्या क्या है वो बाद में पढ़ते हैं। बस इतना पता चल गया कि ऑलरेडी इनकम में एक चीज ऐड हो चुकी है और अब वो नहीं मिलने, बैड डेट्स, जी जी वही बैड डेट्स ही है। तो अब वो रेंटल इनकम नहीं मिलनी, तो अब इसका मतलब है आप उस पर फातिहा पढ़ लें, आपको वो पैसे नहीं मिलने। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है आप क्या करें, इसको भी एज ए डिडक्शन ले लें। मैं पढ़ाता हूं फिर आगे चलते हैं। वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, रीजनेबल ग्राउंड क्या है? आप गए, आपने देखा कमरे पे जो भी है, प्रॉपर्टी है, घर है जो आपने रेंट पे दिया हुआ था, उस पे ताला लगा हुआ है। टू बिलीव, आप भी समझ गए, सामान भी उसका गायब है। दैट अनपेड रेंट, वो जो आपने 1 लाख रुपए का अनपेड कर दिया था, ठीक है, और अपनी उसमें इज रिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू द अनपेड, आपको क्या मिल जाएगा? रेंट, वो आपको क्या मिल जाएगा? अलाउंस मिल जाएगा। कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक एक करके बताता हूं। ये आखिरी शर्त के बाद लिखा हुआ है एंड। क्या लिखा हुआ है? आखिरी शर्त के बाद क्या, सॉरी, आखिरी शर्त से पहले क्या लिखा हुआ है? एंड। जहां पे आखिरी शर्त से पहले एंड हो तो मतलब तीनों होनी चाहिए। अगर यहां पे आर होता, तीनों में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, ओके है। एंड लिखा हो तो तीनों शर्तें पूरी हों। अब मैं एक एक शर्त पढ़ने लगा हूं और आपने मेरा साथ देना है कि जो अनपेड रेंट है, आपको नहीं मिला, लेकिन फिर आप उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल बैठे थे, वो वाला आपको हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन। तो ये पॉइंट जे है, वो भी डिडक्शन मिल जाएगी, वो भी लेस कर देंगे। कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है। कौन सी शर्तें हैं? हम एक एक करके सारी पढ़ते हैं। शर्तें बड़ी मजे मजे की शर्तें हैं, ठीक है। नंबर 1, टेनेंसी वाज बोनाफाइड। क्या थी? मैंने कहा था कि इन पे हंसना नहीं है, ये मैं अभी प्रैक्टिस इस चीज़ की कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा से बना देता हूँ, मेरे के लिए पैसे लग देने। टेनेंसी वाज बोनाफाइड, ये नहीं है कि आपका कोई एम्प्लॉई है, आपने उसी को रखा हुआ है और उससे कहते हैं कि जनाब बस तू अब भाग जा चुप करके, ठीक है, और वो कोई रेंट रूंट था ही नहीं, कोई और ही रोले थे। बोनाफाइड मतलब वाकई ही आपका वो क्या था? टेनेंसी था, टेनेंट था, आपके पास किराए पे रह रहा था। ओके, ठीक है, समझ। टेनेंसी वाज बोनाफाइड, ओके, एक तो शर्त हो गई। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट, ठीक है, वो जो बंदा, वो जो आपके पास रहता था, किरायादार, ठीक है, विकेटेड द प्रॉपर्टी, आप गए और वो आगे से भाग गया। पहली शर्त क्या? कि वाकई कोई किराए वाला रोला था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी आप जो है वो अलाउंस लिए, नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी क्या है? डिफॉल्टिंग जो टेनेंट है वो क्या हो चुका है? प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गया, विकेटेड। ये वाली बात समझ आती है? ये दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी मुख्तलिफ शर्तें इकट्ठी किए जा रहा है। वो कहता है अगर वो छोड़ के नहीं गया तो फिर आपने क्या किया है जनाब? आपने स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द, जो टेनेंट है, टू विकेट द प्रॉपर्टी। आपने अपनी तरफ से जोर लगाया, ठीक है, ना किराया दे रहा था, ना आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा था, तो आपने घर से डंडा उठाया और कहते हैं आज तो उसको निकाल के आते हैं प्रॉपर्टी से, ठीक है। या तो पहला क्या पॉइंट है? वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा चुका है। दूसरा क्या है? आपने डंडा उठाया और आप कहते हैं या ये नहीं या मैं नहीं, ठीक है, और आप डंडा लेके पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उसे कहते हैं बाहर निकल, तो ना तो किराया दे रहा है, ना ही तो प्रॉपर्टी छोड़ रहा है। तो जनाब वो कहता है आया। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में कोई पिस्टल था, आप चुप करके वापस आ गए, ठीक है। तो आप डंडा लेके गए थे, उसके हाथ में पिस्टल था, तो आपने स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द, जो है किरायादार, टू विकेट द प्रॉपर्टी। आपने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर ली कि जनाब के
मैं ये प्रॉपर्टी उससे निकलवा लूं, आपने स्टेप ले लिया, अब वो नहीं छोड़ रहा तो क्या करें। और आखिरी पॉइंट कौन सा है, नहीं आखिरी पॉइंट ये है कि डिफॉल्टिंग, कौन से वाला, डिफॉल्टिंग, वो जो किराया नहीं दे रहा, इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, जो है उसने कोई कब्जा नहीं जमाया हुआ, या कम से कम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात से किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा। इस प्रॉपर्टी का तो रोला चल रहा है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, जिसका रेंट एग्जेम्प्ट है। भाई एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है तो उससे आगे जाके पढ़ेंगे, उससे आने वाला रेंट भी एग्जेम्प्ट है। तो वो उधर बड़े आप हंसी खुशी रह रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 1 आपने क्या किया, टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड हो, और जो डिफॉल्टिंग किरायादार है वो या तो प्रॉपर्टी छोड़ चुका हो या फिर आपने छुड़ाने की कोशिश की हो। आपने कोई थाने जाके दरखास्त दे दी, कोई लड़ाई झगड़े की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानता, एंड द डिफॉल्टिंग किरायादार इज नॉट इन, जो है वो कोई और भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेके बैठा हुआ, ठीक है, और जो है और वहां बड़े हंसी खुशी रह रहे हूं आप, नहीं ऐसा ना हो। तो आपकी नंबर 1 बड़ी मैं डिटेल से 5 से 10 दफा कह चुका हूं, बोनाफाइड हो, विकेट कर चुका हो, या आपने पूरी कोशिश की हो और कोई और प्रॉपर्टी भी आपकी जो है उसके पास ना हो, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका अनपेड रेंट है वो नहीं देता तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, नहीं हम हाथ पे हाथ धरे नहीं भरे। ऑनर हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स, उसके खिलाफ जाके दरखास्त दी, कोई कानून का वो किया, अदालत में ले जाए। आप जब या तो आपने ये कर लिया है, या फिर दूसरा क्या है, आप थानेदार के पास गए, आप कहते हैं फलां बंदे के खिलाफ मैंने दरखास्त देनी है, वो कहता है दे दो, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसका वो भांजा है, वो बंदा उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का भांजा है। ही यकीन रखता है दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, या तो आपने उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हो, या आप समझते हैं कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो कहता है अदालत में जाके मैं सुबह दरखास्त देने लगता हूं, वो कहते हैं उसी जज का तो वो बेटा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है लीगल प्रोसीडिंग का। ओके, ये वाली बात भी समझ आ रही है। और आखिरी शर्त, एंड लिखा हुआ है यहां पे, आखिरी शर्त, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम में वो ऐड हो चुका हो, एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। हमें तो पता चला नवंबर में, और हमारी रिटर्न 30/6/2023 वाली 30/9/2023 को हो गई थी। ठीक है, तो उस पे अनपेड रेंट, तो बेटा ये 3 मार्क्स का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अनपेड रेंट जो है डिडक्शन अलाउड है अनपेड रेंट पे। ठीक है, अगर आपको पास जो है, या इतना से आ सकता है, अनपेड रेंट पे डिडक्शन अलाउड है, उसकी कंडीशंस बताएं। तो आपने क्या कहना है, ये सारी की सारी लिख देनी है। बार बार जो है मैं बता रहा हूं, बोनाफाइड है, जो डिफॉल्टिंग किरायादार है उसने प्रॉपर्टी छोड़ दिया, या आपने अपनी तरफ से कोशिश की है स्टेप, या और जो आपकी कोई और प्रॉपर्टी बड़े मज़े से वो आपके साथ सही मामलात करके नहीं दूसरी किसी प्रॉपर्टी पे आपका वो ना हो। ठीक है, और जो ऑनर है उसने उसके खिलाफ जो रेंट बख्शवा रहा है उसने उसके खिलाफ क्या शुरू कर दी है, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। ठीक है, या अगर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की तो क्यों नहीं की, वो कहता है जनाब मुझे पता चला है उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिस जज के खिलाफ मैंने जज के पास जाना है इंसाफ के लिए, उसका वो चाचू है या उसका वो भतीजा है। और आखिरी शर्त कि अनपेड रेंट जो है वो पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पहले इंक्लूड हो चुका हो, उस पर टैक्स भी पे कर दिया हो। नहीं जी, ये वाले डिडक्शंस तो हमारी हो गए। ठीक है, ये सारी डिडक्शन हमने पढ़ ली। अब फर्दर उनको जो है हमने ये चीज़ें पहली पढ़ी हुई है। ठीक है,
आपको याद होगा, ठीक है, हमने पढ़ा था रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, या जो है उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई आपका बिजनेस आपने बंद कर दिया और उसके बाद आप उसको कोई प्रॉफिट आता है, उससे कोई बेनिफिट आता है, उससे मिलते जुलते ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ले जी हम पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, फिर साथ में मैं आपको बताता भी जाऊंगा, एंट्री करते जाएंगे, जैसे आपको समझ आएगी वैसे कर लेंगे। ओके, हम पढ़ने लगे हैं पॉइंट नंबर 2, वेयर एनी अनपेड रेंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ऊपर जैसे जे में अनपेड रेंट था, बंदा भाग गया, हमें डिडक्शन मिल गई, होली आर पार्टली रिकवर्ड। वो बंदा आया, आपने सुबह सुबह उठे, मार धाड़ के आप रो पीट के चुप हो गए थे, आपको डिडक्शन भी दे दी, आपने वो ऊपर वाली तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाया किसी ने और आपने देखा वही वाला डिफ़ॉल्टिंग किरायादार सामने खड़ा है, आपका खून खौल उठा। लेकिन फिर आपको याद आया वो पिस्टल वाला सीन, तो आपका खून एकदम से दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया और आपने उसे कहा बिला भाई कैसे आए हैं हमारे गरीब खाना पे, ठीक है, और आपका दिल नहीं कर रहा दरवाज़ा खोलने को, फिर भी खोल रहा है। तो वो आपको कहता है भाईजान रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं मर गया हूँ, और आप दिल में कह रहे हैं आमीन आमीन, ठीक है, मैं मर गया हूँ और जनाब हिसाब किताब हो रहा है और बाकी तो मेरा सारा कुछ ठीक था, लेकिन मुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है आपके रेंट की वजह से। तो मैं जब मेरी आंख खुली है, मेरा दिल परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं अब आपको वो पैसे वापस करने आया हूँ। तो आप कहते हैं अच्छा, पॉइंट नंबर 2, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज ए डिडक्शन, जो पहले डिडक्शन मिल गई थी, इज होली आर पार्टली रिकवर्ड। ठीक है, यहां तक समझ आती है। अमाउंट रिकवर्ड, कौन से वाली अमाउंट? अमाउंट रिकवर्ड, जितने पैसे वापस है, शैल बी चार्जेबल इन द टैक्स शेयर ऑफ रिसीट, जिसमें मिले। आपको कब रोला पड़ा था? आपको रोला पड़ा था 2023 में, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, 2026 में आपको मिले तो आपको वो क्या कर देंगे? 2024 में से इनमें से 50,000 मिल गए। कितने मिल गए? 50,000। तो आप उसको क्या कर देंगे? अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल, क्योंकि आपको ये डिडक्शन मिल गई थी तो ये अब दोबारा से किस में आ जाएगी? अब इस 2026 में ये 50,000 दोबारा से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। क्यों? पहले आपने प्रॉपर्टी में ऐड की थी, फिर आपको डिडक्शन मिल गई, फिर अब दोबारा से उसकी रिकवरी हुई है तो ये दोबारा से आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट, पहले मैं छोटा सा आपको समझा दूं, उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ाता हूं। आपने एक पॉइंट पढ़ा, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, आपने कहा पेएबल आपने जो है क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और डेबिट क्या किया? आपने किया लीगल एक्सपेंस, आपने वकील साहब किया और आपने कहा इस प्रॉपर्टी को जो है डिफेंड करने में मेरे 50,000 लग गए। तो आपने लीगल एक्सपेंडिचर, आपको अलाउड एक्सपेंस है, जी जी अलाउड एक्सपेंस है, आपने उस साल ये डिडक्शन अपनी इनकम में चार्ज कर ली, लेकिन ये तो पेएबल है। अब आपने किया ये 2023 में, किस में किया? 2023 में। कहते हैं भाईजान 2023 में आपने लीगल एक्सपेंस डेबिट और पेएबल आपने अभी जो है पे नहीं किए, पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 2023 में। उसके बाद आ गया 2024, उसके बाद आ गया 2025। आप वकील को नहीं कर रहे, डिडक्शन आपने 2023 में ले ली, लेकिन आप 24 में पे कर रहे हैं, ना आप 25 में पे कर रहे हैं, ना आप
26 में पे कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाईजान 27 में फिर हम आ जाएंगे। ये 2027 में वो कहते हैं 3 साल आपने पे नहीं किया ना, जिस साल लिया था उसके एंड से 3 साल आपने नहीं पे किया ना, तो फिर उससे एंड से 3 साल के एंड से जो अगला साल आएगा हम दोबारा से वो 50,000 आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल देंगे। आप कहते हैं अच्छा ठीक है। हम पढ़ते हैं वेयर आर डिडक्शंस, वेयर क्या, वेयर आर डिडक्शंस इज अलाउड टू ए पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन से वाले से, लीगल एक्सपेंस, ठीक है। एंड द पर्सन, और वो बंदा, हैज नॉट पेड रिलेटेड, कौन से वाला, हैड नॉट पेड रिलेटेड लाइबिलिटी विद इन 3 ईयर, कौन से वाले 3 साल, 3 साल एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच जो क्या, द डिडक्शन वाज अलाउड, द डिडक्शन वाज अलाउड। अलाउड कब हुई, 2023 में। 3 साल 24, 25, 26 अलाउड कब हुई, 23 में। ना 24 में पे किया, ना 25 में, ना 26 में, 3 साल तक नहीं पे की, तो फिर वो कहते हैं अब हमें ना कहना। हम कहते हैं क्या नहीं कहना, वो कहते हैं जो भी कहेंगे अब हम कहेंगे, अनपेड लाइबिलिटी शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम कौन से वाली, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट ईयर। उसके बाद जो आएगा कौन से वाला, 23 को चार्ज किया, 24, 25, 26, 27 आएगा फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 ईयर। इस दिस प्रोविजन इज सेम एज वो 34 का 5, वो रिकोप्ड और फलां वो वाले एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, मुझे याद नहीं, शायद आपको याद हो। तो भाईजान आपने एक्सपेंस लिया 23 में, किस पे, पेएबल बेसिस पे, ना 24 में पे कर रहे, ना 25 में, ना 26 में, तो 3 साल के एंड पे जो पहला साल आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, हम वो डिसअलाउ कर देंगे। हम कहते हैं अच्छा चलो ये तो समझ आ गई है, ये वाली बात तो हमें पूरी समझ आ गई है। अब आगे जाके हमें वकील साहब भी फिर जोश में आ जाते हैं, वो कहते हैं 4 साल इंतज़ार कर लिया मैंने, ठीक है, तुझे नहीं वकीलों का पता। हम कहते हैं जी नहीं पता। वो कहता है अच्छा बताता हूँ। 2028 में उसने हमें एक नोटिस भेजा, ठीक है, दफा 420 का, कि मेरे साथ 420 ही करती हो वकील, मैं वकील हूं लिहाजा जानता हूं, बड़े भैड़े बंदे होते हैं, ठीक है, ओके। 2028 में जैसे ही हमने नोटिस देखा, हमने कहा यार हम मजाक कर रहे थे, आपके पैसे तो पड़े हुए हैं। चुप करके 50,000 निकाला और 2028 में दोबारा से उसको दे दिया। जैसे ही हमने ये वाला 50,000 उसको दे दिया, तो वो जो उसने हमारी इनकम यानी डिसअलाउ किया था हमारा एक्सपेंस और हमारी इनकम बढ़ा दी थी जो है 2027 में, 2028 में दोबारा से वो हमें डिडक्शन अलाउड कर देगा। क्या कर देगा, डिडक्शन अलाउ कर देगा। ले जी अब पढ़ते हैं ये वाली बात भी, और फिर इन सब की मैं आपको समरी भी कराता हूं। वेयर क्या, वेयर कहां, वेयर अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन इनटू इनकम एज अबव। कैसे, जैसे वो 2027 में हमने ले ली, पर्सन सब्सिक्वेंटली पेज, ठीक है, लाइबिलिटी कौन से वाली, कब, 2028 में, पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कब, 2028 में। दिस प्रोविजन है सेम 34 की 6, बिल्कुल हम जैसे वो रिकोप्ड एक्सपेंडिचर और ये वो पढ़ आए थे, दोबारा से खर्चा हो गया। और रिकोप नहीं, एक और था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, 34/6 आपके जहन में आ रहा, हाँ हाँ वही वाला, कि एक दफ़ा खर्चा हो जाए, आपने नहीं पे किया, 3 साल तक वो रिवर्स हो जाता है, फिर आप पे कर दें, दोबारा से आपको अलाउड हो जाता है। ले जी एक छोटी सी समरी बनाते हैं इन सब की छोटी सी समरी बना लेते हैं, और ताकि हमें याद रहे, ठीक है। ये भी रहने दो भाईजान। हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ डिडक्शंस अलाउड है,
पेड, आप खर्चा पे कर दें या किसकी बेस पे, पेएबल की बेस पे। किसकी बेस पे, पेएबल की बेस पे। वो कहता है अच्छा कौन से वाली, हम कहते हैं बहुत सारी यार, बहुत सारी आपको अलाउड है। वो कहता है भाईजान अच्छा चलो ठीक है, वो कहता है कि आपने पेड या पेएबल की बेस पे आपको खर्चा अलाउड है, आपने पेएबल की बेस पे खर्चा कर दिया। कब, 2023 में। 2023 में खर्चा कर दिया और लेकिन आपने पे नहीं किया। आपने पे नहीं किया तो भाईजान हम देखेंगे उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, ठीक है। और आपने वो पेमेंट नहीं की एट द एंड ऑफ जो है 3 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ, जिसमें आपने लिया 2023 के एंड यानी 24 का स्टार्ट, फिर 25 का, फिर 26 का, ये 3 साल जब खत्म हो जाएंगे तो 2027 में आपका वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा और दोबारा से हम आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल देंगे। ये वाली बात लिखी है उसने पॉइंट 3 में। और पॉइंट 4 में कहता है भाईजान आप वही वाला खर्चा किसी भी अगले साल पे कर दें। जैसे 2028 में वकील साहब को हमने क्या कर दिए, 50,000 पे कर दिया, तो हम दोबारा से आपको डिडक्शन अलाउड कर देंगे। सिंपल बात है, सिंपल बात है। तो अब तक हमने काफ़ी सारे खर्चे पढ़ लिए, उनमें 1-2 खर्चे ही औखे हैं। कौन से वाले, एक तो वो प्रॉफिट वाला, उसकी 2-3 है, ये नहीं आसान है यार, इतना भी नहीं है। दूसरा 1/5 जो है वो सिर्फ बिल्डिंग पे होना है, ओपन प्लांट पे या उसके फॉरफिटेड डिपॉजिट पे नहीं होना। तीसरा जो है आपके अगर कोई कलेक्शन चार्जेस है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, इस तरह के कोई भी चार्जेस हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जी डिडक्शन अलाउड है। लेकिन बंदे झूठ बोलते हैं, बढ़ा देते थे, वो कहते हैं भाईजान फिर मैक्सिमम कितने तक ले सकती हैं, 4% तक। अगर आपका एक्चुअल खर्चा 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल से कम है, आप वो वाला लें, बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम 4% तक देंगे, उससे ज़्यादा। हम कहते हैं उससे आगे, वो कहते हैं भाई अगर आपका हमने 1 साल में अमाउंट डाल दी है एज एन इनकम और बाद में आपको वो नहीं मिली तो आप 4-5 कंडीशन है वो पूरी करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। आपने कोई डिडक्शन ले ली थी, खर्चा ले लिया था और उसको पे नहीं किया तो हम 3 साल सब्र करेंगे, चौथे साल हम क्या करेंगे, ठीक है, हम चौथे साल उसको इनकम में डाल देंगे और उसके बाद आप जब भी पे करेंगे दोबारा आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। सिंपल रूल है। तो फिर कौन से वाला, 5वां और 6वां पॉइंट पढ़ते हैं और हमारी डिडक्शन बेटा जी क्या हो जाएंगी, हमारी डिडक्शन कंप्लीट हो जाएगी जी। 5वां है कि भाईजान आपने any expenditure allowed as a deduction under this head shall not be allowed under any other head। ओके है, बराबर बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला तो आप लोगों ने नोट कर लिया, इरेज कर दूं, ओके। आप एक जगह पे बैठते हैं, आपकी बिजनेस प्लेस है, वहां पे जितने बंदे काम करते हैं आप उनकी सैलरी किस में डाल देते हैं, बिजनेस के अगेंस्ट। जो अभी हमने पढ़नी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ना है ना जी, पढ़ना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल देती हैं। लेकिन उनमें से समझ लें 30 इंप्लाइज है, ठीक है। जो 31वां इंप्लाई है एक बंदा, टोटल यहां पे कितने हैं 31, उसमें से 30 किसके हैं, बिजनेस के काम करते हैं। एक जो 31वां बंदा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कलेक्शन चार्जेस के लिए यूज होता है। कलेक्शन चार्जेस कह रहा हूं, कलेक्शन के लिए, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। आपने उसकी सैलरी से थी 20,000, वो आपने ऐड कर दी किसमें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज कर दी। तो क्या अब ये बिजनेस के अगेंस्ट चार्ज होनी चाहिए? 30 की सैलरी जाएगी, 31 में से 30 की सैलरी जाएगी बिजनेस के अगेंस्ट, और जो 31वें बंदे की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी लोगों से सिर्फ रेंट के लिए कलेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, उसकी अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिडक्शन चार्ज हो गई है तो ये किसी और जगह पे चार्ज नहीं होगी, किसी और जगह पे चार्ज नहीं होगी। ये वाली बात समझ आ गई? ओके।
अच्छा, एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसका एक सेक्शन है 20, वो कहता है ये खर्चे आपको अलाउड होंगे, लिस्ट है। और एक है उसका सेक्शन 21, वो कहता है खर्चों की लिस्ट है, ये वाले खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। मसलन वो कहता है आपने 25,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आप कैश में नहीं दे सकते, आप थ्रू बैंकिंग चैनल देंगे। हम कहते हैं क्यों? वो कहता है मेरी मर्जी, मेरी अपनी वो है। आपने 25,000 से ज्यादा पेमेंट की, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 25,000 से ज्यादा की पेमेंट है तो वो थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर करें, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू क्रॉस चेक, किसी भी तरह की इस तरह की पेमेंट को कहते हैं बैंकिंग चैनल की पेमेंट। तो बैंकिंग चैनल से करनी है। अगर आपने इससे ज्यादा कैश में दे दी, से आपने 30,000 कैश में दे दिए, तो ये आपको अलाउड नहीं होंगे। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 21। किधर कहता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर कोई खर्चा 25,000 से ज्यादा हो, वहां पे अलाउड नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टी में भी कोई 25,000 से ज्यादा खर्चा करेंगे कैश में, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो खर्चा अलाउड नहीं है वो इस हेड में भी अलाउड नहीं है। ले जी हम पढ़ते हैं, इसको कोई कलर वलर नहीं करते वैसे। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 31वें बंदे की सैलरी शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर हेड, ना बिजनेस में ना किसी और में जाएगी। द डिडक्शन विच आर नॉट अलाउड अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 21 में जो चीजें अलाउड नहीं है, मसलन एक मैंने आपको बता दी 25,000 से ज्यादा खर्चा तो कैश में नहीं करना, विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अगर वहां पे 25,000 से ज्यादा कैश में नहीं पेमेंट कर सकते, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की भी कोई पेमेंट आपने 25,000 से ज्यादा नहीं करनी। और ये नोट 1 है जो मैंने ऊपर कहा था कि रिपेयर अलाउंस विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ प्लॉट, वो शुरू वाला मैंने आपको जो बोला था, ये उसकी वो हेडिंग लिखी हुई है। ले जी आगे चलते हैं जी। हमने पॉइंट नंबर जो है 5 तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब 6 तक कि अगर वो जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन अलाउड नहीं है तो आगे अलाउड नहीं किया, और ये नोट 1 है। अब आगे चलते हैं हम। वो कहता है कुछ इनकम है जो है तो रेंट, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड नहीं होंगी। द फॉलोइंग रेंट्स आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड वुड बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें से हमने एक पढ़ लिया, लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, हमें पता है। दूसरा हमने पढ़ा रेंट फॉर प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये भी हमें पता है। और हमें क्या पता नहीं, एक चीज हमने नहीं पढ़ी अभी तक जो कि अब हम पढ़ने लगे हैं, और वो कौन से वाली है? वो है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी कौन? रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। एक बंदे ने एक बिल्डिंग किराए पे ली, ठीक है, और जो है जैसे हमने बाबर आजम वाली पढ़ी थी, उसकी अपनी बिल्डिंग थी, उसने जो आगे दी है वो इफ्तिखार को, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्योंकि बिल्डिंग तो ठीक है ग्राउंड इमाद वसीम का था, लेकिन बिल्डिंग तो बाबर आजम की है। ये अब दूसरी एक एग्जांपल है, 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग किसी ने किराए पे ली, बिल्डिंग उसकी है नहीं, किराए पे ली। उसने आगे 2 फ्लोर वो खुद इस्तेमाल करता है, 1 फ्लोर उसने आगे फर्दर क्या दे दिया है? किराए पे दे दिया है। तो उसको कहते हैं रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। पहली जो एग्जांपल थी ग्राउंड किसका था? इमाद वसीम का। बिल्डिंग किस थी? बाबर आजम की। बाबर आजम ने आगे इफ्तिखार को दे दिया है, 1 फ्लोर एक खुद यूज कर रहा है, तो वो बाबर आजम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब जो है एक और बंदा है, उसने एक बिल्डिंग ली है 3 फ्लोर की, 2 वो खुद यूज कर रहा है, 1 उसने आगे किराए पे दिया है, सब लीज है। ये क्या है? सब लीज है। तो ये भी इनकम फ्रॉम किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का कि जो सब लीज ऑफ रेंट और बिल्डिंग है
है उसकी इनकम का हमने क्या करना है, तो आपने कहना है कि जनाब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो डील नहीं करेगी। एक नज़र देख के पढ़ लें इसको। चलें जी आगे चलते हैं। अब इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, इसके लिए छोटी सी आपको जो है एग्जांपल्स भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा आप लोगों को दे दूं। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसमें ए और बी मालिक हैं, इसमें भी ए एंड बी मालिक हैं। इसमें ए का हिस्सा है 50% और बी का कितना हिस्सा है 50%, और इसका किराया है 1 लाख रुपए। एक और बिल्डिंग है यही वाली, उसमें ए बी सी डी ये सारे के सारे हिस्सादार हैं, लेकिन रेंट जो आता है वो ये पता नहीं है कि ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना है, डी का कितना। ये वाली बात समझ आ गई। पहले में जिसमें पता है ए का कितना है 50%, बी का कितना है 50%, तो ए को कितने जाएंगे 50,000, बी को कितने जाएंगे 50,000। तो ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है 50,000, बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है 50,000। ए के साथ में सैलरी भी है कितनी 1 लाख रुपए। तो ए की टोटल या टैक्सेबल इनकम कितनी है 1.5 लाख रुपए। बी की जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम बिजनेस किसकी, बी की, कितनी 2 लाख रुपए। ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी दोनों की, ठीक है। तो 2 लाख रुपए, तो इसकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी यही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5 लाख रुपए। ये दोनों अपनी अलहदा अलहदा, ए और बी अपनी अपनी अलहदा रिटर्न फाइल करेंगे, और उसमें जो इसके किराए का 50,000 जो असर्टेनेबल है, जो कि डेफिनेट है, जो कि स्पेसिफिक है और हमें पता है, तो ये अपना अपने किराए को क्लेम करेंगे और अपनी बाकी इनकम के साथ ऐड करके अपनी रिटर्न फाइल कर दें। एक तो ये हो गया। इस केस को ऊपर लिखा हम पढ़ते हैं। मल्टीपल ऑनर विद द शेयर्स इंडिविजुअली असर्टेनेबल, उसको देखा जा सकता है, असर्टेन किया जा सकता है। पढ़ते हैं। वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15, कौन से वाला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला, इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं 66, कौन से वाला, जॉइंट ऑनर्स वाला। इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी, किसमें, कौन से वाली में, इस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इसकी नहीं। आर डेफिनेट एंड ascertainable net rental income will be proportionally 50% उसका 50% उसका allocated to each owner। A को 50,000, B को 50,000। each owner will pay tax on such income as per their applicable rates। इसको 2.5 लाख पे देखेंगे, इसको 1.5 लाख पे, जो भी होगा, ठीक है। तो हर कोई अपनी अपनी रिटर्न अलहदा फाइल करेगा। ये वाली बात समझ आती है। ओके, अब आते हैं इधर जिसमें ए बी सी डी लाख रुपया है,
नहीं पता ए का कितना है, बी का कितना है, कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है, तो फिर इस ए बी सी डी को कहेंगे ये एक AOP है। फिर ए का के नहीं निकालेंगे, बी का नहीं निकालेंगे, बल्कि इस जो बिल्डिंग है इसको हम क्या कह देंगे, AOP है। और इसको हमारे सिलेबस में मौजूद है कि AOP की रिटर्न कैसे फाइल करनी है और हर एक को हिस्सा कैसे जाना है उसके मुताबिक करेंगे। जब असर्टेनेबल हो तो ये वाला, और जब असर्टेनेबल ना हो तो ये नीचे वाला लगेगा। फिर इसको समझा जाएगा ये एक AOP है और इसकी इनकम जो है वो उस तरह से डिफाइन, मल्टीपल ऑनर विद द शेयर्स नॉट इंडिविजुअली असर्टेनेबल। दूसरे का डेफिनेट है, पता चल सकता है, ये पहले वाला, और दूसरे वाले में पता नहीं चलता। वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 इज ओन्ड बाय 2 or more person A, B, C, D, their respective shares in that property are not definite and ascertainable, the property will be considered as being jointly owned by an एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसा समझा जाएगा कि ये वाली जो है किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की है, AOP की है, एंड taxable income and the tax payable thereon will be computed as per principle of taxation for AOP। तो इसको AOP की इनकम समझा जाएगा, AOP समझा जाएगा और उसके मुताबिक करेंगे। कैसे करते हैं वो आगे की बात है। असर्टेनेबल हो, हर एक को हिस्सा दो, हर कोई अपनी बाकी इनकम के साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को ऐड करे, अपने हिस्सा और अपना जवाब दे, अपना रेट दे, अपनी इनकम दे। ओके, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो उसको ऐसे समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक AOP की है। और अगर कोई AOP और डिफाइन ना हो तो इसको प्रॉपर्टी को AOP समझ लो और उसकी इनकम है, AOP की इनकम है, ये प्रॉपर्टी AOP के अंडर है, ये खुद AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसी के अंडर सारा कुछ करके तो उसके अब ठीक है सारा कुछ लगेगा। वो कहेगा सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन आर अदर हेड, किसी और हेड की इनकम है और उसमें भी पता नहीं, अलग-अलग कर सकते हैं तो हर एक के अलग-अलग, अगर इकट्ठे है तो ऐसे समझा जाएगा से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। अगर हर एक का शेयर प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेची, उससे पैसे जो आए, रेंट है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन अगर बेच दें तो कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन है। अगर हर एक का हिस्सा अलग निकल सकता है तो ये वाला, और अगर हिस्सा नहीं लग सकता तो ये वाला कानून लगेगा। तो क्या कहता है, नोट सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन आर अदर एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस पे ये वाले रूल नहीं लगेंगे, उसके लिए कोई और होंगे, अदरवाइज यही होगा। असर्टेनेबल है, हर एक को अपना अपना हिस्सा ले दो, हर कोई अपनी रिटर्न फाइल करे। अलहदा नहीं है तो ऐसा समझा जाएगा ये जो इनकम आ रही है ये किसकी है, AOP की है, और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा। इफ AOP is earning both income from business and income from property, then the income from property, एक AOP है, उसकी business income भी है, property income भी है, तो will be taxable in the hands of, will be taxable, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमा रही है एक AOP, और क्या कर रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कमा रही है, तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ AOP एंड नॉट इन द मेंबर। बिजनेस भी कमा रही है और एक AOP क्या कमा रही है, प्रॉपर्टी की इनकम भी है, मतलब एक AOP बनाई हुई है, उसकी आगे एक प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी करती है और भी करती है, तो फिर वो वाली जो प्रॉपर्टी इनकम होंगी वो मेंबर को नहीं देंगे, बल्कि क्या जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो मेंबर्स को नहीं देंगे, वो भी AOP की होगी। अभी कुछ चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है, अगर नहीं आती ऊपर से गुजर रही हैं तो 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे समझ आएगी। नंबर 1, अगर तो अलग-अलग ऑनर का पता है, उनके हिस्से का पता है, तो उन हर एक का हिस्सा अलग-अलग क्या करेंगे, ठीक है, अपना अपना हर कोई जवाब देगा। अगर पता नहीं है तो ऐसा समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी है, AOP की है, और अगर AOP की है तो AOP की इनकम बना के उस पर जो टैक्स लगेंगे AOP के हमने अभी रूल्स पढ़ने हैं। और ये बाकी सवाए बिजनेस के बाकी सब पे ये वाले दोनों रोल लगेंगे। ओके है, और साथ ही उसने छोटा सा कह दिया कि एक AOP है वो बिजनेस भी कमा रही है और प्रॉपर्टी भी कमा रही है, तो ये दोनों इनकम भाई AOP की है, मेंबर्स के हाथ नहीं देंगे। AOP की इनकम है तो AOP की लगेगी। ये तो उस सूरत में था जब A अलहदा बंदा है, B अलहदा बंदा है। ठीक हो गया, चलें इसको आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, रिकॉर्डिंग कितनी हो गई है?
क्लास होती है ना, आप देखो। ओके, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। बस ये आखिरी आज का हमारा कंसेप्ट है, और इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रह जाएंगे, बाकी सारे हमारे कंसेप्ट ओके हो जाएंगे इससे। लें जी, इधर ही रही। एडवांस, एक बंदे ने घर किराए पे लिया। अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं। एक बंदे ने घर किराए पे लिया और कहता है भाईजान 1 लाख रुपए रेंट है। क्या है? 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट है। अब वो कहता है ये तो पकड़े ना 3 लाख रुपया। क्या दे रहा है? 3 लाख रुपया, या इसको भी बढ़ा दें, उसने दे दिया 10 लाख रुपया और कहता है भाईजान ये 10 मंथ का किराया आ गया, एडवांस। क्या आ गया? 10 मंथ का किराया। अब उसने 10 लाख रुपया दिया तो अगले 10 महीने वो किराया देगा? नहीं 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 नहीं, बल्कि 11वें महीने उससे 1 लाख रुपया लेंगे, 12वें महीने उससे 1 लाख रुपया लेंगे, तो हमारा पूरा 10 लाख उसने एडवांस दिया, 2 तो पूरे साल का 12 लाख का किराया खत्म हो गया। तो इस तरह के एडवांस को जो वो कहता है कि किराए के साथ एडजस्ट करना, हम कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। क्या कहते हैं? एडजस्टेबल एडवांस। ये वाली बात समझ आ गई। एक बंदा है, वो कहता है ये पकड़े 10 लाख रुपया और ये किराए में शामिल नहीं होगा। जैसे आप जाते हैं कहीं पे, हॉस्टल वाले इस चीज को बेहतर समझते हैं। आप जाते हैं और वो कहता है भाई ना 2 महीने की मैं रखूंगा सिक्योरिटी, किराया हर महीने आप देते जाएंगे, जब आप घर छोड़ेंगे, प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, कमरा छोड़ेंगे, तो आपको ये वाली जो सिक्योरिटी है ये वापस हो जाएगी। तो उसको सिक्योरिटी कह दें या नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कह दें, एडवांस कह दें, तो ये जो अब उसको 10 लाख रुपए दे रहा है, ये हर महीने 1-1 लाख रुपया किराया अलहदा से देगा। ठीक है, 1-1 लाख रुपया किराया अलहदा से देगा। ये वाली बात समझ आती है। अब उसने दिए 10 लाख रुपए। क्या दिए? 10 लाख रुपए। एडजस्टेबल होते तो रेंट के साथ एडजस्ट होके उसी साल खत्म हो जाते। एडजस्टेबल नहीं है, ये 10 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल है। ये क्या है? 10 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल है। हम इसको पढ़ने लगे हैं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। समझ आ गई? कौन से वाली? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। इसका मतलब है जो ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, ओपन प्लॉट के लिए नहीं है। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। ओके, हम पढ़ने लगे हैं। चलिए जी, इसको मैं आपको समरी बता देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगी। पहली वो कहता है भाईजान ये जो अमाउंट आपको मिली है 10 लाख रुपए, ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल? नहीं, जब वो बिल्डिंग छोड़ के जाएगा तो वो पैसे लेके जाएगा। ओके, तब तक आपने इसको किराए के साथ ऐड नहीं करना। ठीक है,
लेकिन यूजुअली होता क्या है कि जब कोई बिल्डिंग छोड़ के जाने लगता है तो पुराने वाले से पैसे लेके नए वाले को, सॉरी नए वाले से पैसे लेके जो नया बंदा आता है उससे पैसे लेके तो किसको दे देते हैं, पुराने वाले को दे देते हैं। तो ये चलता रहता है एक बेनिफिट। तो अब 10 लाख रुपया उसने दिया, कानून कहता है इसको डिवाइड करो 10 से, जो भी जितना भी है, ठीक है। अगर वो 1 लाख दे देता तो भी हम 10 से डिवाइड करते, 50,000 नॉन एडजस्टेबल एडवांस देता तो भी हम 1 लाख से डिवाइड करते, जो भी है, सॉरी 10 से डिवाइड करते। 10 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 लाख। ये हर साल आपने क्या करना है, उसकी इनकम के साथ ऐड करना है। अब क्या बनेगी, प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब बन जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया महीने का किराया मल्टीप्लाइड बाई 12 लाख ये हो जाएगा, और 12 लाख, ठीक है। और हर साल आपने कितना डालना है, नॉन एडजस्टेबल का 10वां हिस्सा, यानी आप इसको डिवाइडेड बाई करेंगे 9, और हर साल जो ये सॉरी डिवाइडेड बाई 10, और हर साल और आने वाले मजीद 9 सालों में हर साल इसका एक हिस्सा डालते जाएंगे। तो फिर अब क्या होगा, नॉन एडजस्टेबल रेंट, सॉरी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट या एडवांस या सिक्योरिटी, तो वो कितनी है, 1 लाख रुपए। तो अब आपकी क्या बनी, 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए रेंट और 1 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इन रिलेशन टू बिल्डिंग। तो अब आपकी 13 लाख होगी। अब इस पे क्या करेंगे, जो डिडक्शंस हैं अलाउडेबल वो क्या है 1/5, तो इसका 1/5 वो इसमें से लेस कर देंगे, तो बाकी आपकी बन जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये वाली बात समझ आ गई। एडवांस सिक्योरिटी 2 तरह की, एक होती है जो रेंट के साथ एडजस्टेबल हो जाए, इस सूरत में तो कुछ भी नहीं करना, ये तो रेंट हो गया ना, जब 12 लाख रेंट ले दिया तो उसमें 10 लाख भी आ जाएगा। एक होता है जो एडजस्टेबल नहीं है, ये सिक्योरिटी जब वो मकान छोड़ेगा तब लेगा, लेकिन इसमें फिर जो ऑनर है उसको क्या बेनिफिट है, ओ भाई उसको बेनिफिट ये है कि वो ये सारा खा पी जाएगा 10 का 10 लाख पूरा, और जब ये छोड़ने लगेगा मकान तो किसी को मकान उसने प्रॉपर्टी बिल्डिंग किसी और बंदे को देनी है ना, उससे सिक्योरिटी लेके पहले वाले को दे देगा। 10 लाख खा गया, तो वो जो खा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमारा इसमें से कोई हिस्सा नहीं, तो वो कहता है भी हर साल आपने इसको डिवाइड करें 10 से, हर साल आपने एक हिस्सा 10 में से डालते रहना है इसमें। जैसे अब लाख रुपए का क्या था, रेंट था, मल्टीप्लाइड बाई 12, 1,20,000, सॉरी 12 लाख, ठीक है। और फिर नॉन एडजस्टेबल 10 लाख था, डिवाइडेड बाई 10 करके 1 लाख, यानी हर महीने उस साल में एक दफा 1 लाख डाल के 13 लाख आपकी हो गई, उसका 1/5 ले, और बाकी क्या आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके हो गया, यहां तक सब ओके है। ये तो एक लाइन होगी जो कि हम पढ़ते हैं। वो कहता है वेयर, क्या कहता है, वेयर ओनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम किरायादार एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट, चलते नीचे चलते हैं, अगेंस्ट रेंट it shall be chargeable under income from property in the year in which it was received and 9 following 9 tax years in equal proportion। उस साल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाली जाएगी और आने वाले 9 सालों में, इसका मतलब है टोटल कितनी डाली जाएगी 10 सालों में। तो यही है, आपने 10 से डिवाइड करना है, और क्या 10 से डिवाइड करना है और हर साल एक हिस्सा, टोटल 12 लाख जो है रेंट, ठीक है, और बाकी क्या जो नॉन एडजस्टेबल जो है वो 10 लाख दिए, उसका 10वां हिस्सा, फिर अगले साल कितने 1 लाख रुपया, अगले साल कितना डालेंगे नॉन एडजस्ट का 1 लाख, उससे अगले साल, यहां तक कोई बात समझ ना आई हो। ओके, अब इससे आगे पढ़ते हैं।
ये सारा कुछ किया 2023 में। क्या हुआ? 2023 में आया 2024, रेंट वही कितना? 12 लाख। कितना? 12 लाख। और नॉन एडजस्टेबल कितना? 1 लाख रुपया, वही 10वां हिस्सा, टोटल 13 लाख। लें जी, इसी तरह से चलते चलते 2025 में वो छोड़ के चला गया। कहां छोड़ के चला गया भाई? वो मकान था उसका अपना थोड़ी था, वो छोड़ के चला गया। तो इस साल वो सिर्फ 5 महीने रहा, यानी 2025 कब शुरू हुआ? 1 टैक्स ईयर 2025 कब शुरू हुआ? 1/7/2024 को स्टार्ट हुआ। 7वें महीने में रहा, 8वें में रहा, 9वें में रहा, 10वें में रहा, 11वें में रहा, 12वें में छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपया पर मंथ आ रहा था, मल्टीप्लाइड भी कितने महीने रहा? 5। तो इस साल की इनकम होगी 5 लाख। और जो वो रेंट, ये जो नॉन एडजस्टेबल का 1 लाख डालते थे, इस साल हम 1 लाख नहीं डालेंगे। इस साल हम 1 लाख नहीं डालेंगे। बस ये वाली बात। अगली पढ़ते हैं, मैं यहीं से पढ़ा देता हूं। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेड, वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट इज रिफंडेड। ठीक है, वो 10 लाख रुपया वो ले गया बाय द ओनर टू द किरायादार ऑन द टर्मिनेशन ऑफ, वो जो किरायादारी था 10 साल से पहले चला गया, कि कौन से वाले? तीसरे साल ही चला गया। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर। उसके बाद कोई नहीं करेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद किसी भी इनकम में नहीं डालेंगे। तो इस साल हमने डाला 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया 23 में भी डाला था, 24 में भी डाला था, 25 में वो छोड़ के चला गया तो 25 में नहीं डाला, 26 में डालेंगे? नहीं डालेंगे। 27 में क्या हुआ? सारा कंसेप्ट बता दूं ना। 27 में क्या हुआ, ये नजर आ रहा है? 27 में 2027 आ गया। एक बंदा आया, उसने कहा मुझे ये घर चाहिए। वो कहता है ठीक है, कितना? वो कहता है 2 लाख रुपए किराया। कितना रेंट? 2 लाख रुपए। कहते हैं बड़ी महंगाई है। कहते हैं हाँ है बस। और मैं तुमसे लूंगा 16 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल। कितना लूंगा? 16 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल। ठीक है, ये मैं आपसे सिक्योरिटी लूंगा। तो जो है 2027 में जुलाई में ही आ गया। 2026 के जुलाई में टैक्स ईयर 2027 स्टार्ट हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में क्या हुआ? हम जो है जून तक की रिटर्न क्या करेंगे? रेंट कितना है? 2 लाख रुपए पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12, तो कितना? 24 लाख। कितना? 24 लाख। ठीक है, 24 लाख रेंट है। ठीक है, 24 लाख रेंट है, सॉरी यहां रुपीस रेंट है। अब कितना ये जो है ये जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है, इसके अगेंस्ट कितना डालना है? वो कहता है इसके 10 से डिवाइड करो, हर साल डालो। हम कहते हैं भाईजान हम तो पहले 1 लाख एक साल में और 1 लाख दूसरे साल में पिछले का दे रहे थे। वो कहते हैं वो निकाल लो। हम कहते हैं कैसे निकाल लें? वो कहते हैं अभी आपको कितना मिला है? हम कहते हैं 16 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल जो है अमाउंट मिली है। वो कहता है आपने 2023 में कितने डाले थे? हम कहते हैं 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख। आपने 2024 में कितना डाला था? हम कहते हैं 2024 में भी 1 लाख। वो कहता है 2025 में, हम कहते हैं 2025 में कुछ नहीं डाला, 2026 में कुछ नहीं, 2027 वो कहता है भी चल रहा है। कहता है ये वाले निकाल ले। कितना? ये जो 2 लाख आपने डाला था वो निकाल ले, तो बाकी कितना बच गया? 14 लाख। इस 14 लाख को 10 से डिवाइड करें और कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड किया तो 1,40,000 हर साल आपने
क्या करना है, इनकम में डालना है और इसी तरह से फिर चलता रहेगा। तो आपने क्या करना है, नया बंदा आया कुछ, फिर उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया, सिक्योरिटी दी, तो जो पिछला पहले 1 लाख पहले दे चुके थे वो निकाल लें, बाकी जो बच जाए उसको फिर 10 से डिवाइड करें, अगले 10 साल में 1,40,000 हर दफा देते रहेंगे। ले जी हम पढ़ लेते हैं। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द किरायादार कितनी, वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द जो है किरायादार कितनी, वो 10 लाख रुपया पुराने ले गया ऑन टर्मिनेशन ऑफ वो किरायादारी, एंड द ओनर लेट्स आउट द बिल्डिंग टू द नए आने वाले किरायादार, देन इधर है, देन न्यू एडवांस लेस, न्यू एडवांस कितना 16 लाख लेस सच पोर्शन ऑफ द अर्लियर अमाउंट, कौन से वाला, अर्लियर अमाउंट थी 10 लाख, उसका कितना पोर्शन 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया यानी 2 लाख, ठीक है, जो है दैट वाज चार्जेबल टू टैक्स, जिसको हमने टैक्स में चार्ज कर दिया था, शैल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो दोबारा से तो जो है नए को देता है नया एडवांस, कौन से वाला, नया एडवांस, नया एडवांस न्यू एडवांस लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, अर्लियर अमाउंट कितनी थी 10 लाख, उसका कितना पोर्शन, जो 2 लाख रुपए हमने पहले चार्ज कर दिया था, न्यू एडवांस 16 लाख में से वो लेस कर देंगे, बाकी कितना बच जाएगा 14 लाख, ठीक है। तो फिर वो किसको चार्ज किया जाएगा, वो 14 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को चार्ज किया जाएगा इन द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड, 2027 में 16 लाख मिला, ठीक है वो, और उसमें से 2 लाख निकाल के बाकी 14 लाख, एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर, उसको 10 से डिवाइड करें और 1,40,000 हर साल कितना आ जाएगा, ठीक है, गिवन ऑन रेंट 9 टैक्स ईयर इन प्रोपोर्शन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। नोट नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है, इन केस ऑफ ओपन प्लॉट गिवन ऑन रेंट, ओपन प्लॉट इज नॉट टैक्सेबल बाय द लॉ, क्यों, उसने बिल्डिंग लिखा है ना ऊपर, ठीक है, ये वाली बात समझ आ। इफ द एडवांस इज एडजस्टेबल, जो मैंने इधर एक दूसरी सूरत हाल बनाई थी, एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, इट विल बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके हो गया, मेरी बात समझ आती है। मैं एक दफा रिवाइज करता हूं, एडवांस एक एडजस्टेबल होता है, एक नॉन एडजस्ट। एडजस्टेबल तो किराए के साथ आ जाएगा, किराए पे जब टैक्स ले लेंगे तो फिर खत्म। नॉन एडजस्टेबल जो सिक्योरिटी होती है, जो खड़ी रहती है, जो जब किराएदार छोड़ के जाएगा तब लेगा, तो उसका हमने क्या करना है जी, उसका हमने बर्ता बनाना है, उसका क्या करना है, उसका 10 से डिवाइड करें, हर साल उसका एक पोर्शन 10वां हिस्सा डालते जाएं। अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो उस साल कुछ ना करें। आखिरी बात, अगर कोई नया बंदा आता है तो पीछे जितना टैक्स में चार्ज हो चुका है वो क्या कर दें, वो लेस कर दें न्यू एडवांस से, और बाकी जो बच जाए उसको 10 से डिवाइड करें और हर साल चार्ज करते रहें। लें जी, हमारा चैप्टर हो गया ये वाला ख़त्म, ठीक है। थ्योरेटिकली बस आपकी एग्जांपल बच गई हैं, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल करेंगे और ये हमारा चैप्टर वैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।